पीपल्स पार्टी लवर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भुट्टो साहब की जो स्पीच है उसका अशर अशीर भी नहीं है इमरान खान की स्पीच। लेकिन आप एकदम हवा में चले गए। जो लोग कह रहे हैं ना कि भुट्टो एक हारे हुए मुल्क के लीडर थे, पाकिस्तान भी इस वक्त हारा हुआ मुल्क है, पाकिस्तान इस वक्त उससे भी बुरी पोजीशन में है। क्या स्पीच करने के बाद पाकिस्तानी इकोनॉमी भी अफेक्ट हुई है या इकोनॉमी बेहतर हुई है? देखिए, कौम को तो समझ होनी चाहिए कि तकरीरों से तो बाकी कुछ बेहतर नहीं होता। जो यूनाइटेड नेशन में तकरीर की जाए उसकी पाकिस्तान के अंदर की पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। आप क्या कहेंगे कश्मीर के इशू के ऊपर इसी तरह की ही बातचीत करनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह उन्होंने की वहाँ पे? वो कुछ यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कह दिया जो साबका वज़ीर आज़म नहीं कह सके थे। फलां एजेंसी ने उसको हिट कर देना था, इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं। सऊदी अरब की जो क्लैशेस चल रहे हैं ईरान के साथ, वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं कि उनके दो नेशंस हैं जो आपस में मजहबी हवाले से उनके इख्तलाफात हैं, उनके खिलाफ राय है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग स्ट्रेट अवे विद हामिद बहलोल। और आज का जो टॉपिक है वो प्राइम मिनिस्टर की यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली से 45 मिनट की स्पीच है जो इमरान खान साहब ने की। और इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली तकरीर भी उसको कहा जा रहा है कि जो है यूट्यूब के ऊपर उसको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। इसके मतलब आज हमने IJS न्यूज़ के स्टूडियो में शोएब मरगूब साहब को अगेन तकलीफ़ दी है कि इमरान खान साहब की जो स्पीच है उसके हवाले से हम हकायक जो हैं इस वक्त, जो आफ्टर स्पीच जो इस वक्त सिचुएशन है उसके क्या अफेक्ट्स हैं या उसके क्या समरात आ रहे हैं उनके ऊपर बातचीत कर सकें। शोएब मरगूब साहब मेरे साथ हैं इस वक्त IJS न्यूज़ के स्टूडियो में। आप सब जानते हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजज़िया निगार हैं, और मैं और मेरी पूरी टीम इनकी मशकूर भी है कि ये हमें टाइम देते हैं और हमारी डिस्कशन में शामिल होते हैं। सर वार्म वेलकम, थैंक यू, आप तशरीफ़ लाएँ। सर पहला क्वेश्चन है, आज का टॉपिक तो सर प्राइम मिनिस्टर की 45 मिनट की जो स्पीच है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के अंदर जो उन्होंने की, स्ट्रेट अवे पहला क्वेश्चन जो इन्वायरमेंटल इशू के ऊपर उन्होंने बात की, माहौलियाती तब्दीली के हवाले से क्या कहेंगे आप? माहौलियाती तब्दीली इस वक्त इतनी ज़रूरी थी कि उसकी बात सबसे पहले की जाए। एक तो यह कि यूनाइटेड नेशन के एजेंडे पर एनवायरनमेंट का इशू था। क्लाइमेट चेंज जो इस वर्ल्ड वाइड इशू बना हुआ है, और क्लाइमेट चेंज के बारे में जो एक यूथ के बहुत बड़े उन्होंने जलसे जुलूस किए थे पूरे वर्ल्ड में, उनकी भी एक नुमाइंदा को उन्होंने तकरीर का मौका दिया था जिसे पूरे सोशल मीडिया पे छाई हुई है। उसने भी यूनाइटेड नेशन के अंदर स्पीच की। हाँ, स्पीच की थी। अब दूसरा ये कि पाकिस्तान को दुनिया के 7 उन ममालिक में शामिल किया गया है जिनको वर्स्ट हिट एरिया करार दिया गया एनवायरनमेंट के हिसाब से। और क्लाइमेट चेंज पर अगर हमने तवज्जो ना की तो पाकिस्तान में पानी का एक ऐसा बहरान आने वाला है जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं होगा। और वर्स्ट हिट एरियाज में जो पाकिस्तान का नंबर है वो भी तीसरा चौथा है। मतलब हम वेरी कैरेबल पोजीशन पे, कभी इंडिया ऊपर आया था, अब इस वक्त इंडिया के 4-5 रीजन है जहाँ पे वो है। अभी एक रिपोर्ट आई है ताज़ा तरीन जिसमें जो यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक ने उन्होंने मिल के बनाई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान उन 7-8 मुल्कों में शामिल है जिसमें ना सिर्फ ये कि वाटर की क्राइसिस आने वाला है बल्कि जो समाजी सहूलतें हैं, जो लोकल बॉडीज़ की सहूलतें जिसको कहते हैं, उसमें भी एक परेशान कौन सिचुएशन पैदा हो गई है। और लोग अपने आप को पानी के मामले में ख़ास तौर पर 53% लोग जो हैं वो अपने आप को क्रंच में महसूस कर रहे हैं। और पाकिस्तान को आने वाले 2-4 सालों में उन्होंने कहा कि अगर यही सिचुएशन रही तो हमारे दरिया इसी तरह खुश्क होते रहे तो हम वर्स्ट हिट से निकल के कहत और खुशकसाली के जो रीजन है उनमें शामिल होना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त हम जो डेजर्ट्स हैं ना, पाकिस्तान को डेजर्टेड एरिया टाइप उसमें शुमार किया जा रहा है। अगर आप नेट, सो दैट्स व्हाई माहौलियाती तब्दीली के ऊपर बातचीत करनी वो बहुत इतनी ही इंपॉर्टेंट थी। सर स्ट्रेट अवे कश्मीर के इशू के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा स्ट्रॉन्ग वहाँ पे अपना जो है वो नैरेटिव वहाँ पे पेश किया। आप क्या कहेंगे कश्मीर के इशू के ऊपर इसी तरह की ही बातचीत करनी चाहिए थी प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह उन्होंने की वहाँ पे? देखिए, थोड़े से सोच के इख्तलाफ राय के साथ मैं ये कहूँगा कि इमरान खान ने पहले तो जो ड्यू क्रेडिट है वो हमें दे देना चाहिए। हम पहले भी बात करते रहे हैं कि उन्होंने वो कुछ यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर कह दिया जो साबका वज़ीर आज़म नहीं कह सके थे। ये क्रेडिट उनको जाता है कि ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इस तरह की बात की। नहीं कह सकते। देखें, जब हम अमेरिका के साथ बातचीत करते हैं, डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होती हैं, विकीलीक्स में क्या क्या है कि हम तो उनके इन्फॉर्मर के तौर पर बातचीत कर रहे होते हैं। तो ये फर्स्ट मौका था जिसमें पब्लिक ने सुना कि हमने उनके इन्फॉर्मर के तौर पर बातचीत नहीं की। और उस पर जो इंडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है वो ये कि इमरान खान को 13, 14, 15, अब ये नहीं पता कितने, लेकिन कोई चैनल कह रहा है इंडिया का 13 मिनट, कोई कह रहा है 15 मिनट, कोई कह रहा है 10 मिनट, क्यों ज़्यादा दिए गए, हमें बात करने का मौका दिया जाए। अब एक तो वहाँ पे ये हो रहा है। दूसरा ये हो रहा है कि इमरान खान को उन्होंने डिक्लेयर किया कि तालिबान के हेड है। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ख़ास एग्रेसिव स्टेट्स को कुछ पोस्टर लेने चाहिए बड़े पोलाइट किस्म के।
हम अगर एग्रेसिव पोस्चर लेंगे तो लोग कहेंगे ये तो इतने एग्रेसिव होंगे। जो चीज़ें हमें एंड पे जाके करनी चाहिए वो हम शुरू में बम अपने ब्लास्ट कर देंगे तो हमारे पास आगे बचेगा कुछ नहीं। अगर हम बात हमें यहाँ अपने से सारे पत्ते शो नहीं करने अगर हम बात यहाँ से शुरू करेंगे कि एटॉमिक वॉर हो सकती है, इसके बाद क्या कहेंगे? ये लास्ट पॉइंट है सर, उसके बाद तो बचता कुछ ही नहीं कहेंगे ना। तो इंडियन जो जरीदे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ठीक है वो तो एटॉमिक वॉर का जो इतना शोर शराबा कर रहे हैं थोड़ा सा और कर लें। और अब इमरान खान एक दफ़ा और एटॉमिक वेपन्स की बात की तो इस पर मतलब उन्होंने ये एक उसमें लिया लाइट मूड में। मैं ये समझता हूँ कि उनको कुछ चीज़ों का इतनी रैश अंदाज में जिक्र नहीं करना चाहिए जो हम कर ना सकें। मैं नहीं कह रहा कि हमें एटॉमिक वॉर कर देनी चाहिए, डिक्लेयर कर देनी चाहिए। इस पर भी बाज़ लोगों ने डाला है कि अगर पाकिस्तान और भारत की जंग होगी, जिसके इम्कानात हमें इमरान खान की तकरीर से लगता है कि हो भी सकते हैं, तो इसका नतीजा सिर्फ ये नहीं निकलेगा रीजन से होंगे। अमेरिका ने ये कहा है, जो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि इसका नतीजा ये निकलेगा कि साल 2 साल के अंदर पूरी वर्ल्ड में इसके इफेक्ट माया होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एयर ने ट्रैवल करना है। जो एयर में रह जाएंगे एटॉमिक वेपन्स के ज़रात वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे तो हवा के साथ पूरे वर्ल्ड में जाएंगे। मैं भी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे अगर एटम चलता है या एटमी वॉर होती है इस हमारे खित्ते में, तो कैलिफोर्निया तक उसके असरात जो है उसके एंड में देखें, हवाओं ने उधर से यहाँ पे आना है, वेस्टर्न हवाओं ने भी आना है और ईस्टर्न हवाओं ने भी आना है, मानसून ने भी आना है और वेस्टर्न हवाओं ने भी आना है। तो एयर ने आहिस्ता आहिस्ता फैलना है, इसके इफेक्ट फौरी तौर पर नहीं आएंगे। फौरी तौर पर तो रीजन में आएंगे जहाँ पे वॉर ने होना है, लेकिन अल्टीमेटली इससे पूरी वर्ल्ड ने मुतासिर होना है। उसकी मतलब कहने का मतलब ये था कि ये जो सिचुएशन अराइज हो रही है इसको लाइटली ना लिया जाए। अब मैं आता हूँ कि तकरीर के प्रोस एंड कॉन्स की तरफ। इमरान खान की तकरीर जो बिलाशुबा जो है वो एक उसमें उन्होंने नंबर 1 बात की कि खुदकश हमले जो हैं वो भारतीय तामिल ने किए। मतलब भारत ने, हिंदुओं ने तामिलों को इतना स्क्वीज़ किया उनको कि उनको आखिर में हथियार उठाने पड़ गए, खुद को हमले करने पड़ गए। और उनको ख़त्म करने के लिए इंडिया ने एम्बुश किया उन पर, बहुत ज़्यादा उनके इलाके जो उनको तबाह बर्बाद कर दिया, उनके दरख्त उखाड़ दिया, जंगल भी उन्होंने साफ़ कर दिए क्योंकि जंगलों में छुप जाते थे। मिज़ोरम आगे ये जो कि 11-12 साउथ की रियासतें जहाँ पर ये वॉर बाकायदा वॉर लाइक सिचुएशन थी वहाँ पर। तो एक तो जो उसने तामिलों की बात की उसने दुनिया को बताया कि पहले नहीं है। अच्छा, पहला जो खुदकश धमाका था, खुदकश हमले थे, वो तामिलों ने भी नहीं किए, उनसे पहले भी एक कौम थी जो मशरिक़ी वस्ता में पाई जाती है। और चूँकि उसका पूरी दुनिया पे हम कहते हैं कि मीडिया भी उसी कंट्रोल में, तो इमरान खान ने उसका नाम नहीं लिया, हो सकता है दानिस्ता तौर पर ना लिया हो। तो एक तो ये बात है कि मुसलमानों ने दुनिया में कहीं भी हमले नहीं किए। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर वर्ल्ड में कोई और कौम हमला करती है तो उसको हम कहते हैं कि वो तो टेररिस्ट नहीं है, उसमें हम इंफरादी चीज़ें ढूंढते हैं। और जब मुसलमान आ जाता है तो हम उसके लिंक्स ढूंढते हैं। हाँ, इसके अब्बा जी कहाँ के थे, इसके अब्बा के अब्बा कहाँ के थे। मतलब मैं एक मिसाल दूंगा फैसल कुरैशी की कि वो एक लंदन में एक आदमी को पकड़ा, वो पाकिस्तान कहीं आया होगा, कहीं गया होगा, 500 साल पहले उसके कोई आबा अजदाद गए होंगे, 500 साल मैंने महावरतन कहा है। तो लेकिन जैसे ही उसको उन्होंने एक्सप्लोसिव के साथ पकड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो साथ ही उन्होंने उसके 7 पुश्तों को निकाल के कह दिया कि जिसके तो फलाने जो है वो पाकिस्तान से लिंक्ड है। हालांकि वो वहाँ रह रहा तो कभी पाकिस्तान आया भी नहीं था। बहुत से ऐसे लोग हैं, इवन जो 9/11 के लोग हैं उसमें भी एक आदमी के बारे में पता लगा कि वो पाकिस्तान आया हुआ था कहीं किसी ज़माने में, और पता नहीं आगे तो कहाँ इन्होंने उसको एंटरटेन भी किया होगा कि नहीं किया होगा। पहले तो इन्होंने उसको सिक्योरिटी के चक्करों में नचाया होगा ना, जैसे हमारे को नचाते हैं हमारी पुलिस जो है। तो ये सारा इमरान ने दुनिया को ये बताया कि आप जो उसके इंफरादी चीज़ें ढूंढते हैं उसमें, अब जैसे स्टीफन पोडैक थे, उसने 70-71 तो सीधे ही मार दिए। और साथ इन्होंने उसका ढूंढना शुरू किया कि वो कहीं मिडल ईस्ट गया था, तो मिडल ईस्ट में किसको मिला था, चलो देखते हैं किसको। तो उसकी पूरी 7 पुश्तों को खंगाला गया जो नहीं निकला। इस पे वेस्टर्न मैगजीन ने बड़ा अच्छा राइट ऑफ लिखे कि इफ़ स्टीफन वर मुस्लिम्स या फलाना मुस्लिम या फलाना ये हो, इस तरह के उन्होंने सुर्खियाँ दी तरह तरह की। तो उस पर उन्होंने एंड में ये नतीजा निकाला कि मुसलमान नहीं था, तो उन्होंने उसके लिंक्स नहीं ढूंढे, लिंक्स ढूंढे नहीं। अच्छा, जो जिसने मारा उसके उन्होंने लिंक्स ढूंढना शुरू कर दिए, और फिर वो नाकामी डालते हैं पाकिस्तान पे। देखें, वर्ल्ड के जो वर्स्ट इंसिडेंट्स थे वो पाकिस्तान में नहीं हुए, है ना। 9/11 पाकिस्तान में नहीं हुआ, तो तुम्हारी सिक्योरिटी एजेंसीज कहाँ से हो रही थी। उसके बाद जिसको 7/7 कहते हैं कि जो वो जो ट्रेन में हुआ क्या हुआ, तो वो भी पाकिस्तान में नहीं हुआ। नैरोबी का ब्लास्ट भी पाकिस्तान में नहीं हुआ। जो प्लेन अमेरिका का क्रैश हुआ जिस पे लिबिया पे एलिगेशन आया, वो भी हमारे लोगों ने नहीं किया। तो वो ढूंढते हैं जाके, बहुत पर्सनल हो जाते हैं कि इलाके में आके माइक्रो लेवल पे उसकी रिश्तेदारियाँ ढूंढते हैं।
हम ये कहते हैं कि जब आप क्रिमिनल्स को सियासी पनाह दोगे, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि जब आप क्रिमिनल्स को सियासी पनाह दोगे तो वो क्रिमिनलिटी के अलावा कुछ करेंगे नहीं। आप देखें, इनके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर ने आप वहाँ पे बात की है कि जनरल ज़िया ने यहाँ पे प्लेन हाईजैक हुआ, जनरल ज़िया के ज़माने में हाईजैकर्स ने 101 लोग मांगे, हमने 101 लोग बाहर भेज दिए, हम मीन्स हाईजैकर्स के मुतालबे पर लोगों की जानें बचाने के लिए, और उनमें से बेशतर लोगों को अमेरिका ने और यूरोप ने सियासी पनाह दे दी। अब वो लोग जिनको एक क्रिमिनल ने इनवाइट किया उनको तो उन्होंने सियासी पनाह दे दी। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो आपका एक मुजरिम मौजूद है वो आपके हवाले कर देते हैं, लेकिन आप उसको फांसी नहीं देंगे, मतलब रिलीफ मांग रहे हैं। भाई अपने यहाँ तो अमेरिका ने फांसियों की सजाएँ शुरू कर दी, हमारे यहाँ क्यों नहीं? तो इमरान ने ये बताया, उसकी तकरीर से हमने ये समझा कि वेस्ट को उन्होंने ये बताने की कोशिश किया कि आप डिफ्रेंशिएट करें रिलीजन को और आदमी की हिस्ट्री को किसी कौम की हिस्ट्री से, उसको इनफरादी तौर पे देखें। अब जैसे तामिलों की एक है, तामिल अल्टीमेटली तो हिंदू ही है ना, क्लेम तो हिंदू ही करते, वो मुसलमान थोड़े हैं। इसी तरह अगर कोई टेररिज्म अपनी स्टेट के बनाने के लिए यहूदियों ने किया तो वो उन्होंने किया, उनके इनफरादी एक्शंस थे जिनको कहते हैं कि इनफरादी एक्शंस हैं। अगर कोई PLO में हुआ, हम कहते थे यासिर अरफात एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, अमेरिका ने उसको तवील अरसे तक डिक्लेयर किया, फिर उस ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने इजराइलियों के साथ मिला के नोबेल प्राइज़ क्यों दे दिया यासिर अरफात को? 3 लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया जिसमें 2 यहूदी थे, यासिर अरफात साहब थे। और यही अब ट्रंप कहते हैं कि मैं इतने बड़े मुआहदे करवाता फिर हूँ, मैंने जनूबी शुमाली कोरिया के साथ करवा दिया, तो मैं भी डिज़र्व करता हूँ नोबेल इनाम का। सर, ये तो आपने तकरीर के हवाले से बताया कि हमें उस तरह का अग्रेसिव नेस नहीं दिखानी चाहिए कि जिसके बाद हमारे पास कुछ बचे ही ना कहने के लिए। क्या स्पीच करने के बाद पाकिस्तानी इकॉनमी भी अफेक्ट हुई है या इकॉनमी बेहतर हुई है? इमरान खान, अगर सोशल मीडिया पे देखा जाए तो मैं 90% लोग यही कह रहे हैं कि जी कमाल की तकरीर थी। अगर तकरीर इतनी ही अच्छी थी, स्पीच बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या हमारे इकॉनमिकली जो हालात हैं वो बेहतर हुए? देखिए, कौम को तो समझ होनी चाहिए कि तकरीरों से तो बाकी कुछ बेहतर नहीं होता। जो यूनाइटेड नेशन में तकरीर की जाए उसके पाकिस्तान के अंदर की पॉलिसी से कुछ ताल्लुक नहीं है। हम ये क्यों अज्यूम कर लेते हैं कि अगर मैंने कहीं बाहर तकरीर की है तो उससे मईशत ठीक हो जाएगी? मैं ये क्यों अज्यूम कर रहा हूँ कि मैं जो यहाँ पर बैठ के बोल रहा हूँ तो इससे मेरे हालात सारे मुल्क के ठीक हो जाएंगे? या कोई भी आदमी जो किसी स्टूडियो में बैठ के बोल रहा है, स्टूडियो के बाहर सड़क पर कोई तकरीर कर रहा है तो उससे नेशन ठीक हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। मोदी ने भी बड़ी अच्छी तकरीर की, लेकिन मोदी के उसमें क्राइसिस आ गया, सारे बैंक बैठ रहे हैं, 1000 रुपये से ज़्यादा आप इंडिया के कई बैंकों से पैसा नहीं निकलवा सकते, कई रियासतों में ये पाबंदी लगी हुई है। जो उनकी निर्मला की उर्मिला जो भी हैं वो बार बार फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा रो रही हैं कि सोशल मीडिया पे इस क्राइसिस को ना दिखाया जाए कि हमारी इकॉनमी बैठ जाएगी। अब इस उनकी फ़िलासफ़ी के पीछे मुख्तलिफ़ रियासतों की मईशत को मफलूज करना भी है, क्योंकि उन्होंने बड़ी रियासतों के बड़े बैंकों को छोटी रियासतों के छोटे बैंकों में जम कर दिया। अब ये वही हो रहा है जो कश्मीर में करना चाह रहा है, इस पर हम बाद में की बात करेंगे। लेकिन इकॉनमी जो है वो तकरीरों से ज़ाहिरी बातें नहीं ठीक होती, और इससे पाकिस्तान की इकॉनमी पे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा कि इस तकरीर का कोई ताल्लुक नहीं था हमारे मुल्क की अंदरूनी मईशत से, ना इस पर अमेरिका ने कुछ कहना था, ना इस पर मैंने कोई ट्रेड का मुआहदा टूटना था, ना ट्रेड का मुआहदा होना था। तो ये सारे देर पर एक्शंस होते हैं जो मुल्कों की जो जितनी भी सियासी पॉलिसियाँ हैं वो एक्चुअली मुआशी पॉलिसी पे डिपेंड करती हैं, ये हमें समझ लेना चाहिए। अगर हम अपनी मुआशी पॉलिसी को ठीक नहीं रखेंगे तो हमारी सियासी पॉलिसी नहीं चलेगी। फ़लस्तीनियों के पास कोई एक्सपोर्ट नहीं है, उनके पास कोई चीज़ नहीं है, कोई आदमी उनका नाम नहीं ले रहा आज। यहूदियों के पास सारा कुछ है, उनके पास असला भी बारूद भी, अभी उन्होंने सऊदी अरब को भी पेशकश कर दी कि आपका डिफेंस हम कर देते हैं जो यहाँ पे हमले हो रहे हैं। तो जब उन्होंने ये चीज़ें कहना शुरू कर दी तो उनके पास एक चीज़ है, अब ये उनकी सियासी पॉलिसी को भी स्ट्रॉन्ग करती है, फॉरेन पॉलिसी को भी मजबूत करती है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम आ गया कि हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक आदमी जो वो कोई छड़ी लेके बैठा हुआ है जिसको हिलाएगा और उससे मईशत ठीक हो जाएगी। मईशत तो मेरे और आपके सीधे होने से ठीक होगी। शनाख्ती कार्ड को हमने लिंक कर दिया, चेयरमैन FBI ने कहा कि हम लिंक करें शनाख्ती कार्ड को FBI का जो CNI अपना वो इनकम टैक्स नंबर है उससे, NTN से, और पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। आज भी मैं खबरें पर सुन रहा था कि जुलूस लेके जाने वाले इस्लामाबाद के, जिसको ये लिंक ना किया जाए। अभी कल भी चेयरमैन FBI ने कहा कि हम इसको लिंक नहीं कर रहे फिलहाल, लेकिन अल्टीमेटली ये होगा। इसहाक डार साहब नहीं कर सके थे, उन्होंने भी, आपको याद होगा कि 2013 से वो कह रहे हैं कि हम शनाख्ती कार्ड से लिंक करें, और वो अपने हुकूमत के खात्मे तक नहीं कर सके। लेकिन तो हम जो लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं वो खुद भी ये सोच लें
कि वो कितना टैक्स देते हैं। सर इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि इमरान खान साहब की स्पीच जो है वो बेहतर थी, लेकिन उस स्पीच के साथ इकोनॉमी को जोड़ना जो है वो एक बेवकूफ़ी है, वो बेवकूफ़ी है। सर एक बड़ी मेन चीज़ जो मेरे माइंड में है, एक क्वेश्चन, वो चाहे आज के हमारे उसमें डिस्कशन में नहीं था लेकिन मैंने उसको एडअप कर लिया है कि कहा यह जा रहा है कि खान साहब का जो प्राइवेट जेट था जिसमें 40 के करीब लोग थे, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी थे, कश्मीर के जो हमारे मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर वो थे, जुल्फी बुखारी थे, और उनके स्टाफ और सिक्योरिटी के 40 लोग उस त्यारे में मौजूद थे। प्राइम मिनिस्टर उस वक्त सो रहे थे, त्यारा न्यूयॉर्क से फ्लाई किया और जो अटलांटिक ओशन है उसके ऊपर कनाडा के साथ वहाँ पे जब पहुँचा तो उसका कोई ज़मीन के साथ जो नेविगेशन सिस्टम का जो राब्ता होता है, जो करेक्ट लोकेशन देता है पायलट को इस वक्त ज़मीन के किस खित्ते पे या किस हिस्से पे फ्लाई कर रहा है, उसमें कोई इंटरप्शन आई और उन्होंने त्यारे का रुख वापस मोड़ा और हवा में एक यू टर्न हो गया इमरान खान साहब के साथ और त्यारा वापस न्यूयॉर्क गया। इसके पीछे क्या हकीकत है? बहुत सारी अफवाहें भी हैं कि जी ये था, किसी ने फलां एजेंसी ने उसको हिट कर देना था, इस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं। एक चीज़ तो ये भी चल रही है कि इमरान खान ने अमेरिका में एक बयान दिया कि ट्रंप ने मुझे कहा है कि ईरान और अमेरिका में सुलह करा दो। ट्रंप ने इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया अपने बयान में, अपने ट्वीट में, और उनकी इंतज़ामिया ने भी कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि हमने नहीं कहा। ठीक। सऊदी अरब की जो क्लैशेस चल रहे हैं ईरान के साथ, वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं कि उनके दो नेशंस हैं जो आपस में मजहबी हवाले से उनके इख्तलाफ राय है। अब एक अफवाह ये भी है कि जब उन्होंने ये किया तो लगा कि इमरान ईरान के बहुत करीब हो गया, तो उन्होंने ये भी कहा कि मेरा तैयारा वापस करो। जैसे मेरी कोई चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं देखूं कि आप तो मेरे मुखालिफ के पास चले गए। तो सर ये हवा में उनको मैसेज किया कि मेरा तैयारा वापस कर? हाँ, हवा में क्यों, तो लिंक तो उनका हर एक से होता है, स्टेट है, स्टेट का लिंक तो होता है। लेकिन सर उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर वापस न्यूयॉर्क पहुंचे तो 15 मिनट तो ये त्यारे के अंदर मौजूद रहे। फिर मलिया लोधी जो साबिक मंदूब थी, जो अब चेंज कर दिया गया, उनको बुलाया गया। फिर रोज़ वेलवेट होटल की सिक्योरिटी को अलर्ट किया गया, जहां प्राइम मिनिस्टर एक रात मजीद वहां पे जाके उन्होंने स्टे किया। और उसके बाद फिर चूँकि इतनी सारी सीटें यकदम उनको नहीं मिल रही थी तो कमर्शियल फ्लाइट के जरिए 5-6 लोगों को लेके फिर सऊदी एयरलाइन से ही उन्होंने ट्रैवल किया। फिर हाँ, ये तो डिस्टर्ब किया ना उनको ना। देखें, उन्होंने जो स्पीच की उसको हमको सबक भी देना था, हम ये भी कह रहे हैं। और इमरान खान को बेसिकली ज़हनी तौर पर एक डिस्टर्बेंस और टॉर्चर किया गया। अब इसके पस मंज़र में देखें, सऊदी किंग या प्रिंस का जो प्लेन है, आप समझते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, ये अगर उसको टेक्निकली तो मेरा दिल नहीं मानता। एडवांस तरीन प्लेन है और उसके अंदर एडवांस सिस्टम लगे हुए हैं, और वो एक वीवीआईपी फ्लाइट थी। और आप समझते हैं कि देखिए उसी प्लेन पे सऊदी प्रिंस साहब जो हैं वो पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान से वापस गए, वापस से फिर इंडिया गए, इंडिया से फिर वापस उसी त्यारे पे ये यहाँ से वहाँ से अमेरिका गए। और वो पूरे दुनिया में ट्रैवल करते हैं प्लेन को। तो कभी हमने सुना ही नहीं कि सऊदी जो है प्रिंस या किंग या कोई इवन उनका अर्दली भी जो उसका प्लेन उतर गया हो, ऐसा नहीं होता। प्लेन में ये तो चीज़ तय है कि कोई फॉल्ट नहीं थी। ये चीज़ भी तय है कि उनके प्लेन को किसी ने वहाँ पे हिट नहीं करना था। ऐसा कौन सा जादूगर है जिसको ये नज़र आ गया कि प्लेन इतना फ्लाई कर गया तो फिर वो मारेगा? जिस बुलंदी और जिस एरिया में था वहाँ पे प्लेन हिट ही नहीं हो सकता। जिस बुलंदी पर और जिस एरिया में था वहाँ पे प्लेन, किसी टेररिस्ट ग्रुप के पास ऐसा हथियार नहीं है कि वो उस एरिया पे जाके उसके ऊपर जहाँ आप एरिया बता रहे हैं हिट कर दे। और वो ये नहीं मैं कह रहा कि आपको गलत बता रहे हैं, वहाँ पे प्लेन को हिट नहीं किया जा सकता। राइट। वो कोई अफगानिस्तान के एरिया में थोड़ी था, वो कोई शाम या यमन के ऊपर थोड़ी था, लिबिया के ऊपर थोड़ी था, वो कनाडा के ऊपर था। हाँ, वो एक ऐसे मुल्क के ऊपर था जहाँ ना टेररिस्ट है ना टेररिस्ट के पास मिसाइल है, और ना उसके पास वो इवन लॉन्ग रेंज गन्स हैं जिसकी मदद से वो उसको फायर कर सकते हैं। इसलिए ये सारी फेक कहानी है कि उनको कोई टेररिस्ट हिट करने वाला। आई एग्री कि आप कह रहे हैं कि उसमें अंदर फॉल्ट कोई नहीं था। अगर फॉल्ट होता, फॉल्ट भी नहीं था नंबर 1, और हिट भी कोई नहीं कर सकता था क्योंकि ऐसे एरिया में फ्लाई कर रहा था जहाँ टेररिस्ट आसपास है ही नहीं। और अगर उसमें कोई फॉल्ट था तो उसको टोरंटो उतार लिया जाता, उसको वापस न्यूयॉर्क लेके आया। अगर उसमें इतना ही फॉल्ट था तो वापस उसने ट्रेवल किया और वापस आके उतरा। न्यूयॉर्क बुला के उनको टॉर्चर करना था, सीटें नहीं मिल रही। देखें ऐसे कौन से हैं जो सीटें नहीं मिल रही।
इतनी फ्लाइट्स आ रही हैं। सऊदी अरब तो आप उसको कह दे तो बैठे हुए पैसेंजर्स को उतार के बाहर कर देंगे भाई तुम सर लेना। सर ये तो था बड़ा ज़बरदस्त आपने क्लियर किया। ये तो था उनके त्यारा की या उनकी जो फ्लाइट की वापसी थी टोरंटो से न्यूयॉर्क की, उसकी सबक कहानी। मिला कि जो तुमने जो वहाँ पे तकरीरें की ईरान के हक में जो आपने बात की है, अब आप हमारे त्यारे पे ट्रेवल नहीं कर सकते। ये स्टोरी तो ये थी। सर मेरे अंदर जो है ना एक क्वेश्चन कल बुला रहा है कि बहुत सारे लोग, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, जो प्रीवियस स्पीच थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, उसका तकाबुल कर रहे हैं इमरान खान के साथ। जो पीपल्स पार्टी लवर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भुट्टो साहब की जो स्पीच है उसका अशर अशीर भी नहीं है इमरान खान की स्पीच। और जो तहरीक इंसाफ के हामी लोग हैं वो कह रहे हैं जी इमरान खान साहब ने ऐसी स्पीच की है कि भुट्टो साहब की स्पीच उसके सामने कुछ भी नहीं है। ज़रा ये क्लियर कर दें मुझे। देखिए, भुट्टो की जो पोलैंड की करारदाद के हवाले से तकरीर है वो मैंने को 50 दफ़ा सुनी होगी, जिसमें उन्होंने दस्तावेजात जो फाड़ दिए। और उन्होंने यूं करके फाड़ा है। 13 दिसंबर की वो तकरीर है या उसमें। तो अब देखें, उस वक्त अगर 13 दिसंबर को, 12 दिसंबर को, 11 दिसंबर को कंप्रोमाइज़ हो जाता तो ईस्ट पाकिस्तान फॉल ना होता। हम अगर हिस्ट्री में जाएं तो ईस्ट पाकिस्तान फॉल 15 दिसंबर के बाद हुआ। और भुट्टो की एक बहरहाल इसमें था कि ये भी कहा जा रहा है कि भुट्टो को जब मैसेज मिला कि ईस्ट पाकिस्तान फॉल होने वाला है और ये सारे आगे इशूज़ डेवलप हो गए, तो भुट्टो ने बहुत कोशिश की कुछ लोगों से रब्ता करने की, लेकिन वो रब्ते नहीं हो सके। लेकिन आप एकदम हवा में चले गए। जो लोग कह रहे हैं ना कि भुट्टो एक हारे हुए मुल्क के लीडर थे, पाकिस्तान भी इस वक्त हारा हुआ मुल्क है, पाकिस्तान इस वक्त उससे भी बुरी पोजीशन में है। ईस्ट पाकिस्तान फॉल के वक्त 1970 से 1971 तक पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म का कोई एलिगेशन नहीं था। पाकिस्तान के साथ 4-5 मुल्क ऐसे थे जिन्होंने अपनी फौजें यहाँ पे भेज दी हुई थी, जिनमें ईरान भी शामिल था, जिसके साथ हम इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है। ऑलरेडी बना हुआ था, तो हम एक बेहतरीन जोन में थे कई मुल्कों के साथ। अब हम उस पोजीशन में नहीं है। मुस्लिम लीग नून जिस पोजीशन में हमें छोड़ के गई है उस पोजीशन में अब हम नहीं है। हम एक बैड पोजीशन में हैं, जिसमें मतलब मैं नून का इसे नहीं कह रहा कि नून ने किया है, मतलब छोड़ के नून गई है। तो हम इस वक्त 71 से 72 से 73 से भी बुरी पोजीशन में हैं, क्योंकि हमारे आइन में ऐसी तब्दीलियाँ हो गई। उस वक्त तो आइन था ही नहीं, माशाल्लाह लगा हुआ था, भुट्टो ने माशाल्लाह लेके किया। लेकिन भुट्टो जब वहाँ पे थे तो फौजें जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान, और ये ठीक है कि जी वेस्टर्न बॉर्डर पे भी हमारी वॉर की सिचुएशन थी, वॉर यहाँ पे लड़ी जा रही थी, बाद में बंद हुई है 16 दिसंबर के बाद। तो भुट्टो हारे हुए मुल्क का लीडर था, इमरान खान कौन से जीते हुए मुल्क के लीडर हैं भाई। इंडिया 70 और 35A मंसूख करके आइन से हटा के तो कश्मीर को खा चुका। उन्होंने जंग लड़े बगैर आधे हिस्से को हजम कर लिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सर, यहाँ पे मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, बड़ा इंटरेस्टिंग। मैं मोदी की जो ह्यूस्टन वाला जलसा है उसमें ट्रंप भी मौजूद थे, उसकी मैं वो स्पीच सुन रहा था, तो वो कह रहा था कि मेरा इंसाफ आप देखें, मैंने 370 जो है उसको सस्पेंड करके कश्मीरियों को हकूक दे दिए हैं जो कि उनके पास नहीं थे। और हालांकि बिल्कुल उसके बरक्स है कि जो किस तरह वो डैमेज हुए हैं 370 सस्पेंड करने के हवाले से। तो वो कह रहा था कि अब आप तालियां बजाएं, और लोग वहाँ पे शोर मचा रहे थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 370 सस्पेंड करके उनको हमारे इक्वल कर दिया, उनको हकूक दे दिए गए। यही मैं कह रहा हूँ ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो वेलकम मिला वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर से कहीं कम था, मान लिया जाइए जी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो वहाँ पे अमेरिकन प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ मैं, और दूसरे डिग्निटरीज की बात कर रहा हूँ। देखें, मोदी ने वहाँ पे इफ्तिताह किया यूनाइटेड नेशन के अंदर गांधी सोलर पार्क का, गांधी के नाम पे, और यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी जिससे हम तवक्को कर रहे हैं कि कश्मीर का मसला हल कराएगा, वो मोदी के साथ राइट साइड पे खड़ा हुआ था, और लेफ्ट साइड पर कोरिया वाले के खड़े हुए थे। जेसिंडा भी थी वहाँ पे न्यूजीलैंड की। लेकिन आई अप्रिशिएट कि उन्होंने मोदी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया मुलाकात का। सुना है कि उन्होंने मुलाकात से रिफ्यूज, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की उन्होंने। हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, क्योंकि ये मतलब वेस्ट में जो मुल्क टेररिज्म का शिकार हुए हैं और उन्होंने टेररिज्म को काबू करने के लिए उसकी जड़ को पकड़ा है, उनमें न्यूजीलैंड शामिल है। जेसिंडा ने वहाँ पे एकदम कानून चेंज किए, एकदम उन्होंने सारा सर्च शुरू किया, उन्होंने अपने सारे जो बुक्स थी उनको, डेटा को सारा डिवाइस करना शुरू किया, उन्होंने नेट के बारे में अपने रूल्स चेंज किए, तो उन्होंने जड़ को पकड़ के उसको ख़त्म कर दिया। और आई होप कि अब शायद न्यूजीलैंड में हमारी ज़िंदगी या शायद उसके बाद भी कोई इंसिडेंट ऐसा ना हो। अच्छा, इंडिया जो है उसने ऐसा नहीं किया। जो दिमाग रखने वाले मुल्क हैं उन्होंने मोदी को
उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया, वो जो समझ रहे हैं, मतलब दिमाग तो ट्रम्प का भी बहुत है, वो तो अगले इलेक्शन में भी शायद जीत जाए इस तमाम इम्पीचमेंट के बावजूद, तो उनका भी है वो, मतलब वो यूक्रेन के प्रेसिडेंट से बातचीत कर रहे हैं, वो फोर्सी कर रहे हैं कि मैं किस तरीके से अगला इलेक्शन जीत सकता हूँ। तो उसमें उन्होंने देखिए ये सारी इलेक्शन पॉलिटिक्स है, तो इंडियन वोटर वहाँ पे हैं 3.7 से मुख्तलिफ फिगर्स आती हैं, कोई लीगल होते हैं कोई लीगल होते हैं, तो 3.7 से 4 मिलियन तक बताया जाता है। उन्होंने ये वोट ले लिए हैं, जीत गए हैं वोट, और उनकी डिफीट पॉपुलर वोट भी इसी वोटों से थी। तो इसलिए पाकिस्तान को वहाँ पे इस तरीके से पॉपुलैरिटी नहीं मिली, इसलिए इमरान खान भी एक, हम इसको मान लें कि एक हारे हुए मुल्क हैं कि कश्मीर उन्होंने जज कर लिया और कोई हमारे लिए बोल नहीं रहा, OIC बोल नहीं रही, और OIC पे इस पोजीशन में कौन छोड़ के गया? इमरान खान ने तो आते OIC के साथ ताल्लुकात नहीं खराब किए। सर ये टॉपिक आज का लंबा हो जाएगा। OIC की तो मैं समझता हूँ ज़रूरत थी, अब शायद नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ज़रूरत होती है OIC नज़र तो आती नहीं है। सर लास्ट क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा हो रहा है। सर अफ़गान तालिबान का वफ़द जो है वो आज इस्लामाबाद के लिए जो है वो पहुँच चुका है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर के साथ अमेरिका से आता है अफ़गान तालिबान का आ जाना, ये क्या कहानी है सर? देखिए पता नहीं हमें मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, लेकिन एक अपने आप को साइकिक अपना नजूमी टाइप डिक्लेयर करते हैं, अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने कुछ प्रिडिक्शंस की थी। उनमें एक प्रिडिक्शन ये थी कि थेरेसा में रिज़ाइन करेंगी, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। दूसरी प्रिडिक्शन ये थी कि मोदी सेकंड टाइम इलेक्ट हो जाएंगे, हो गया, इलेक्ट हो गए। तीसरी प्रिडिक्शन ये थी कि पाकिस्तान का और अमेरिका का लैंडमार्क मुआहदा होगा। अच्छा, जिस वक्त पाकिस्तान और जिस वक्त अमेरिका और उसके मुज़ाकरात तालिबान के मनसूख हुए वहाँ पे कतर में, तो मैं एकदम सरप्राइज़ हुआ कि जो उसकी चीज़ें चल रही हैं और कुछ जो हम भी फोर्सी कर रहे हैं कि चीज़ें होनी चाहिए, इसी साल में होनी चाहिए। ये रिपोजिशन क्यों हो गई है? हाँ, क्योंकि ये देखिए अमेरिका ने, ट्रंप ने इस इम्पीचमेंट के बावजूद अपनी कौम को दिखाना है कि मैंने नोबेल प्राइज़ का इस्तेहकाक हासिल कर लिया शुमाली कोरिया के साथ एक मुआहदा करके। पहले तो एक हुआ खड़ा किया गया ना कि शुमाली कोरिया ने मिसाइल बना लिए जो जापान को कर सकते हैं, जो फलाने बॉर्डर पे आ सकते हैं शुमाली कोरिया के, और अमेरिकी फलानी रियासत के गिर्द पूरी तरह तैयारों की मूवमेंट देखी गई। तो उसने अपने आप को ये साबित करने की कोशिश की। दूसरा, अब उन्होंने ये लाजमी करना है, वो इस लैंडमार्क मुआहदे में पाकिस्तान शामिल होगा। और इंडिया में जश्न मनाया गया था जिस वक्त ये खबर पहले लीक आउट हुई कि अमेरिका ने, ट्रंप ने ट्वीट किया कि अमेरिका ने तालिबान के साथ मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिशियरी जो था वो इंडिया था, और सबसे ज़्यादा जश्न भी इंडिया में मनाया गया था कि अब हमें एक, उसमें जो शेर आगे 4 हड्डियाँ छोड़ेगा उनमें से 3 हम खा जाएंगे। ये मोदी साहब और उनके चाहने वालों का परसेप्शन था। आज खलील के ज़ालमे, जो भी उनका नाम है, ज़ल्मे या ज़ालमे, उनके पाकिस्तान आते ही, और जो बरादरान थे अफगान लीडरों के, उनके पाकिस्तान में दाखिल होते ही इंडिया में आज फिर आलम सो गए, और वो किस सदमे से मरना जाए। तो हम थोड़ी लाइट बात कर लेते हैं। इसलिए मेरा अंदाज़ा ये है कि अल्टीमेटली वहाँ मुआहदा होना है, क्योंकि इलेक्शन हो गए हैं। अभी हमें नहीं पता, कभी खबर आती है अब्दुल्ला जो है वो अक्सर से जीत रहे हैं। अगर अब्दुल्ला जीत गया तो अफगानिस्तान में वो क्राइसिस और वो टेररिज्म उठेगा कि उसका अमेरिका इमेजिन नहीं कर सकेगा। इसीलिए अमेरिका ये चाह रहा है कि वहाँ पे कोई नई गवर्नमेंट फॉर्म होने से पहले ही अपना मुआहदा करके निकल जाए बीच में से, और जब तालिबान के साथ मुआहदा हो जाएगा तो नो मैटर कि वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट आती है, क्योंकि तालिबान, पाकिस्तान और वो, उसके बाद अगर बीच में कोई भी जीतता है, चाहे वो इंडियन ओरिएंटेड हो, इंडियन लाइन लेते हों, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकेंगे, उसे उस मुआहदे पे चलना होगा। और मेरा ये इस वक्त पक्का यकीन है, एक पाकिस्तान के तौर पे नहीं, एक नए जो देख रहा है हालात को, कि अमेरिका ने वहाँ से निकलने के लिए लाजमी ही मुआहदा करना है। ज़बरदस्त। नाजरीन, आपने आज इमरान खान साहब की स्पीच के हवाले से भी बातें सुनी। मरहूब साहब ने बड़ी वजाहत के साथ इमरान खान साहब की स्पीच जो है उसका अहाता किया, और जो एक क्वेश्चन इस वक्त सब पाकिस्तानियों के दिलों में होगा कि अफ़गान तालिबान यहाँ पे क्यों आए हैं, या आने का मकसद क्या है, और उसकी सबसे बेहतर बात जो मरहूब साहब ने बताई वो ये है कि इस वक्त इंडिया में आलम सोग ज़रूर होगा कि अफ़गान तालिबान यहाँ पर आ गए हैं और इनकी मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं और लैंडमार्क मुआहदा होने जा रहा है। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। मुझे और स्ट्रेट अवे की टीम को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।